जय हिंद, मैं सुनील यादव। एमपीपीएससी मेंस 2019 को लेकर एक खबर आई हुई है तथा दूसरी खबर है एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2020 को लेकर के। इन पर बात करना चाहेंगे। सबसे पहले 2019 के मेंस को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा डिसीजन अभी आया हुआ है ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर, जिसमें उन्होंने क्लियर किया है कि 27% के स्थान पर आपको 14% आरक्षण देना है। इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किन विद्यार्थियों पर प्रभाव पड़ने वाला है। आयोग ने रिजल्ट तो जारी कर दिया था दिसंबर के महीने में 2021 में और 27% आरक्षण दे दिया है। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो जनरल कैटेगरी के थे वो बाहर हो गए हैं किससे, इंटरव्यू से, जबकि कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि 27% आरक्षण देने के कारण उनको एंट्री मिल गई है। अब इसमें देखने वाली बात है कि आगे क्या होगा। आगे का मतलब यह है कि क्या जिन विद्यार्थियों को पास घोषित कर दिया है क्या उन्हें वापस फेल किया जाएगा या बाहर किया जाएगा, तथा जो विद्यार्थी बाहर हो गए हैं क्या उन्हें इसके बाद में एंट्री मिलेगी, अर्थात इंटरव्यू देने के लिए मिलने वाला है। तो ये दो बड़े विषय निकल कर आ जाते हैं। दोनों ही संभावनाएं हो सकती हैं। चाहे तो ये भी हम देखें कि साहब जो विद्यार्थी ओबीसी आरक्षण में 14% से ऊपर जा रहे हैं उनको अलग कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, अर्थात उन्हें इंटरव्यू देने नहीं मिलेगा। पॉइंट 1। सिचुएशन नंबर 2 ये होगी कि जो विद्यार्थी जनरल कैटेगरी के हैं जिन्हें इस कारण से आरक्षण के कारण मेंस से वंचित कर दिया गया क्योंकि उनकी सीटें वहां शिफ्ट हो गई, तो हो सकता है और हो सकता है कि यहाँ होना ही चाहिए कि उन विद्यार्थियों को इंटरव्यू देने के लिए पात्र घोषित किया जाएगा। ये दोनों ही बातों का डिसीजन क्या होने वाला है आयोग का, ये कुछ ही दिनों में क्लियर होने वाला है। परंतु इससे बात तो तय है कि कुछ विद्यार्थियों को शायद बाहर किया जाएगा और कुछ विद्यार्थियों को इंटरव्यू में शामिल किया जाएगा। कुछ ही दिनों में क्लियर होने का मतलब यहाँ पर यह है कि 22 फरवरी को इसकी सुनवाई होनी है हाईकोर्ट के द्वारा। दोबारा आयोग अपना जवाब पेश करने वाला है कि उन्होंने किस आधार पर इस तरीके का रिजल्ट बनाया है, क्योंकि हाईकोर्ट ने यही पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, किस प्रकार से किया, जबकि पूर्व में भी कई डिसीजन में हम कह चुके हैं कि 14% से ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए। क्योंकि 14% से ऊपर आरक्षण होता है तो आरक्षण की जो परसेंटेज है वो 49% या 50% कहना चाहिए, उससे ऊपर चला जाता है। मध्य प्रदेश में लगभग 72% के आसपास में आरक्षण हो रहा है। ईडब्ल्यूएस का मिला लीजिए 27%, ओबीसी आरक्षण मिला लीजिए 37, तो यही हो गया। तो ये बातें हैं एससी और एसटी का अलग रिजर्वेशन। समझने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि चिंताजनक पहलू है उन विद्यार्थियों के लिए जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं प्लस जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जनरल वालों में एंट्री मिलने वाली है उनको इंटरव्यू देने के लिए, तो एक अच्छी खबर होगी, जबकि ओबीसी में से कई विद्यार्थियों को बाहर किया जाएगा तो उनके लिए एक दुखद खबर होने वाली है। बाकी दो कैटेगरीज के जो लोग बच रहे हैं, चाहे एससी कैटेगरी के हों चाहे एससी कैटेगरी के हों, उन पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, अर्थात उनका जो रिजल्ट है वह यथावत रहेगा, उसे किसी प्रकार का संशोधन किए जाने की संभावना नहीं है। मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ ये कि इस तरह से कुछ होना चाहिए कि हाँ ओबीसी के वे विद्यार्थी जो कि 14% से ज़्यादा रिजर्वेशन के कारण एंटर हुए हैं उन्हें शायद बाहर कर दिया जाए, प्लस वे विद्यार्थी जनरल कैटेगरी के जिनको बाहर कर दिया गया था इस 14% से ऊपर के कारण उनको वापस एंट्री मिल जाए इंटरव्यू के लिए। ऐसा होना चाहिए। 22 फरवरी को दोबारा हियरिंग है, प्लस इसके अलावा भी बाद में कुछ और विषयों पर हियरिंग है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 49 या 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए कहा गया, तो 27% आरक्षण को यदि 14% कर भी दिया जाए तब भी जो रिजर्वेशन का परसेंटेज है वो तब भी 50% से ऊपर ही रहेगा, कारण ईडब्ल्यूएस इत्यादि वगैरह। तो इन सभी विषयों पर सुनवाई अभी चल रही है, देखिए माननीय न्यायालय के द्वारा क्या कहा जाता है। तो ये एक खबर है। दूसरे बिंदु पर आते हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2020 इसके रिजल्ट को संशोधित किया जा रहा है। क्या संशोधन है? एक क्वेश्चन के कारण कुछ विद्यार्थी बाहर हो गए थे, अर्थात जैसे कट हो गया 70, किसी बच्चे के नंबर है 69 नहीं आ रहे हैं, 69 क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, इंटू करके आप कैलकुलेट करते रहिए। मैं यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन पर बात करूँ। 70 कट ऑफ है, 69 किसी विद्यार्थी के टोटल क्वेश्चन सही थे, एक क्वेश्चन उनका गलत है जिसके कारण वो बाहर हो गए। यदि उन विद्यार्थियों के द्वारा एक प्रश्न आया हुआ था कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, यह प्रश्न आया था। इस प्रश्न के आयोग ने जो उत्तर माना है वो देवेंद्र नाथ टैगोर जी माना है, जबकि कई विद्यार्थियों ने इस चीज को लेकर याचिका लगाई थी कि उसका आंसर केशव चंद्र सेन है। तो यहाँ पर जिन विद्यार्थियों ने केशव चंद्र सेन उत्तर लगाया था उनको इसका लाभ मिला है। सिर्फ 4 ही विद्यार्थियों को मिला है, बाकी विद्यार्थियों को नहीं मिला। क्या कैसे मिलेगा अभी बताता हूँ। जिन विद्यार्थियों ने लगाया था उन्हें मैंने सोर्सेज वगैरह भी बताए थे, उनमें से कुछ विद्यार्थी मेरे संपर्क में भी थे,
और भी अन्य विद्यार्थी थे। और पिछले मैंने वीडियोज़ में अपने बताया हुआ भी था कि यदि किसी विद्यार्थी का इस तरह से कुछ हो जाता है तो कुछ ये क्वेश्चन है जिसमें आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है, और यदि प्रीलिम्स में आपका एक आध क्वेश्चन के कारण रुक गया है तो आप इसको प्राप्त कर सकते हैं या इसका आपको लाभ मिल सकता है। मैंने रेफरेंस बुक्स वगैरह भी बताई थी पिछले वीडियोज़ में, आप जाकर देख सकते हैं। BL ग्रोवर का मैंने रेफरेंस दिया हुआ था और वो यूनिवर्सिटी वाली जो बुक्स वगैरह हैं उनका भी रेफरेंसेस था, तो आप कई बुकों को चेक कर सकते थे। तो वहाँ पर आयोग के सामने यही प्रश्न था, तो आयोग ने जो उत्तर माना था वह देवेंद्र नाथ जी मान लिया था, ठीक है। और उसके कारण कुछ विद्यार्थियों का जिन्होंने केशव चंद लगाया था उनके नंबर कट गए थे या घट गए थे, उन विद्यार्थियों ने उठाकर याचिका लगाई और हाई कोर्ट ने उस प्रश्न को विवादित भी माना है, और जो सोर्सेज दिए गए हैं उनके बिहाफ में इस चीज़ को कहा कि नहीं साहब, इस क्वेश्चन को आप अपने बच्चों को सही मानिए और इनको मेंस में शामिल कीजिए, तो यह उनको लाभ मिला हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, 1 से 2 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, और डिटेल में आपको जानना तो पुराने आप हमारे वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा जिनमें क्वेश्चन आंसर वगैरह और उनके सोर्सेज वगैरह बताए हुए, साथ में स्ट्रैटेजी और टेक्स्ट बुक्स वगैरह कौन सी कैसे क्या पढ़नी चाहिए उसको बताइए, तो आप देख सकते हैं। कहने का आशय है, जिस क्वेश्चन को लेकर मैंने आज से लगभग 4 महीने पहले आपको बताया हुआ था कि इससे आपको लाभ मिल सकता है, उसका लाभ मिला, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे द्वारा किया गया वह प्रयास सार्थक रहा, उपयोगी रहा। यदि किसी विद्यार्थी के काम आ गया, 4 विद्यार्थियों को मेंस देने मिला, बहुत ही लाभदायक था, मेरी मेहनत सफल रही। पॉइंट नंबर 2, कुछ और भी ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने इसी प्रकार से उत्तर लगाया होगा और एक आध नंबर के कारण शायद वह दाएं बाएं हो रहे होंगे। जो न्यायपालिका है, हाई कोर्ट है हमारे देश में, उसका सिस्टम ये होता है कि जो भी वादी आएगा, जो भी याचिका लेकर आएगा, लाभ केवल उन्हें ही दिया जाता है। अर्थात 4 बच्चे आए, उन्होंने याचिका लगाई तो लाभ उन्हें ही मिलेगा, जबकि 10 बच्चे जिनके साथ सेम कंडीशन थी परंतु वे न्यायपालिका के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं तो उन्हें लाभ नहीं मिला, ठीक। अब यही वजह है कि उन 4 को तो शामिल किया जा रहा, परंतु बाकी जो 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, जो भी हैं, उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा। उसके लिए उन्हें आगे ये करना चाहिए कि इसी चीज़ को लेकर उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए और इस बात को रखना चाहिए कि सेम सिचुएशन हमारे साथ में है, ऐसा ऐसा किया गया है, उन विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल किए गए, कृपया हमें भी किया जाए, क्योंकि सेम सिचुएशन हमारे साथ में एक क्वेश्चन को लेकर है, ठीक। तो उसके पश्चात में ये होगा कि यदि आपके सेम सिचुएशन फिट बैठ रही है, आपको भी मेंस देने का अवसर मिलेगा, प्रीलिम्स आपका भी क्वालिफाई कहलाएगा। इसके अलावा भी यदि कोई ऐसा विद्यार्थी जिसको लग रहा हो कि नहीं सर हमारा ये वाला क्वेश्चन तो नहीं, हमारा कोई और क्वेश्चन था सर, वही क्वेश्चन हमें ऐसा लगता है कि वो सही उत्तर था, आपने सोर्सेज बताए थे, यानी मैंने वीडियोज़ में जो सोर्सेज बताए थे उनसे यदि वो मैच कर रहा है तो उसको देख लीजिएगा। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ज़्यादा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, मैं उसको मामले को देख लूँगा एक बार। यदि मुझे लगेगा कि साहब उसमें आगे कुछ हो सकता है आपके लिए कि हाँ प्रीलिम्स आपका रुक गया है, शायद उसके कारण मेंस देने मिल जाए, जो भी मेहनत हो सकेगी, जो भी प्रयास हो सके मैं आपके लिए करूँगा, उसके सोर्सेज वगैरह, उसकी प्रक्रिया वगैरह बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो ये 2 डिसीजन अभी फिलहाल में आए हुए हैं, आशा करता हूँ कि इन दोनों ही डिसीजन से विद्यार्थियों को लाभ होगा। थोड़ी सा वे विद्यार्थी ओबीसी के जिनको 27% आरक्षण के कारण एंट्री मिल गई थी, अब उनको बुरा लगेगा कि सर हमको तो बाहर कर दिया, तो देखिए बिल्कुल दुखी मत होइएगा। आपको जो एंट्री मिली हुई थी इंटरव्यू में तो आपके नंबर्स के बिहाफ में मिली हुई थी, ठीक है। जब आप लीस्ट नंबर्स पर जाते हैं, यानी कम नंबर आपके आए होंगे मुख्य परीक्षा में, तो इंटरव्यू में किसी को भी इतने ज़्यादा नंबर नहीं मिल जाते कि मुख्य परीक्षा में नंबर कम हो, परंतु केवल हमारा सिलेक्शन के बिहाफ में अच्छी से अच्छी पोस्ट पर हो जाए कि सिर्फ इंटरव्यू में हमको ज़्यादा नंबर मिले। ऐसा नहीं होता है, एक आध 2 रेयर केस हो सकते हैं अपवादात्मक, लेकिन मोटे तौर पर नहीं होता। तो जो आपका मुख्य परीक्षा का परफॉर्मेंस है वह बहुत बड़ा आधार बनता है। सेम आपको इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना ही पड़ता है, तो वहाँ पर भी एवरेज से ऊपर नंबर चाहिए होते हैं। तो यदि ऐसा हो रहा है कि बाहर आपको कर दिया जा रहा है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, दुखी ना हो, अपनी मेहनत को और बढ़ाएं, अपने मार्क्स को और बढ़ाइएगा। अगली बार आपको 14 क्या 13 क्या 10% 4% रिजर्वेशन दें या ना भी दें तो भी आपका कॉल आ जाएगा इंटरव्यू को और आप सिलेक्शन पा जाएंगे। अपनी मेहनत को इतना बढ़ा लीजिए, यही समाधान है। क्योंकि बार बार इस प्रकार के विवादों में पड़ना या उस विवाद के बिहाफ में दिमाग में एक स्ट्रेस ले लेना, डिप्रेस होना, ये कोई अच्छा चीज़ नहीं होगा। आगे के लिए देखिए, तो
बाहर भी कर दिया जाता है तो दुखी ना हो, मैं ये कहना चाहता हूँ। अपने प्रयास को आप जारी रखिएगा। और अब तो वैसे भी आपके सामने अच्छे अवसर हैं। 24 अप्रैल को आपका एक और एग्ज़ाम है, उसके बाद में एक और एग्ज़ाम है। समय आपका कीमती चला गया, ये बात सही है और मेरी संवेदनाएं आपके साथ में, मैं यही कहूँगा। परंतु बस ये है कि आप परेशान ज़्यादा मत होना, दुखी ज़्यादा मत होना, डिप्रेस मत हो जाइएगा। अपने आप को बिल्कुल मजबूती से इस संघर्ष के दौर में खड़ा रखिएगा, प्रयास अपने ये करिएगा, है ना। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, चाहे आप जनरल से हों, चाहे ओबीसी से हों, एसटी से हों, एससी से हों, महिला कैंडिडेट हो, पुरुष कैंडिडेट हो, आप सभी को उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। अच्छी मेहनत कीजिए, दिन रात प्रयास कीजिए। आपकी सच्ची मेहनत को आपका ईश्वर जरूर देख रहा है और एक दिन निश्चित रूप से उसका परिणाम, बहुत ही अच्छा परिणाम आपको जरूर मिलेगा, है ना। आप सभी के साथ में मेरी शुभकामना है। बहुत अच्छा प्रयास कीजिए, जो भी यथासंभव सहायता हो सकेगी मैं करने का प्रयास करूँगा। और कुछ विद्यार्थी जो मेंस को लेकर के, जिनका 2020 में इस बार नहीं है, तो उसको लेकर थोड़ी सा परेशान हो रहे हैं, उस पर एक वीडियो में बहुत जल्दी मैं बनाऊंगा, उसकी डेट्स वगैरह को लेकर, ये कब होने वाला है मेंस। दूसरा पॉइंट ये है कि मेंस का स्पेशल जो बैच मैं शुरू कर रहा हूँ, मंडे से शुरू करने वाले हैं हम उसका। स्पेशली शाम को रहेगा, वो शाम को 5 बजे। ऑफिस वाले या अदर जो भी विद्यार्थी हैं ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। जिस पैटर्न पे हम पढ़ाने वाले हैं, जो हम बताने वाले मेंस परीक्षा में, यदि आपने वैसे पढ़ लिया तो 99.9% प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, चांसेस है कि आपका मेंस क्वालिफाई हो ही जाएगा। वरना मेंस बहुत ही टिपिकल है साहब, 1 2 बार 3 बार तो रुक जाता है लोगों का, है ना। तो उस बैच को आप ज्वाइन करिए, उसके लिए संपर्क लीजिए, आपके लिए बेस्ट होगा। साथ ही साथ नोट्स वाली मैंने बात बताई है, बहुत बिखराव हो रहा बच्चों में सर कि मेंस को लेकर के सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ें, 20 किताबें इकट्ठी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ये हमारी सफलता की ओर नहीं जाता है। मैंने जो नोट्स बताए हैं आपको, हमारी एकेडमी के नोट, गिनती की 8 से 9 बुकलेट हैं, सिर्फ और सिर्फ वही पढ़िए। उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आप आराम से मेंस क्वालिफाई करेंगे। और आपके पास समय भी नहीं है कि आप उससे ज़्यादा पढ़ सकें। यदि आप ऐसा फैला रहे हैं तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। उन बुकलेट्स को पढ़िए, उन नोट्स को पढ़िए, जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसको करिए, साथ ही साथ क्लास ज्वाइन कीजिए, इससे आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। एक बार में कम से कम समय में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस आप देंगे तो बेस्ट रिजल्ट पाएंगे। तो आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू, जय हिंद।